हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है थर्ड सेमेस्टर की एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इसमें आपको फिलोसफर्स पढ़ने हैं एंशिएंट और मिडीवल टाइम के, मॉडर्न नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि उन फिलोसफर्स को पढ़ने के साथ जो उनकी मेन थ्योरीज जो उन्होंने दी हैं वो आपको क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, इसमें हम सिलेबस कंप्लीट डिस्कस करते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू कि उस सब में क्या क्या पढ़ना है। बाकी तो जब क्लासेस में आपके लूँगी तो उसमें तो हम डीपली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ओके, सिलेबस समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट है आपकी भारतीय राजनीतिक विचारक की नींव किस तरीके से रखी गई। देखो, हर चीज़ शुरू होने की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, और वो जब शुरुआत हो जाती है तो वो एक हिस्ट्री बन जाता है। अब जैसे बहुत नॉर्मल एग्जांपल आपकी ही लाइफ का ले लेते हैं, पर्टिकुलर एक आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ में जो कुछ आपके पास्ट में बीत चुका है उसको हम हिस्ट्री के तौर पे रख सकते हैं। बट हिस्ट्री एक्चुअली में वो होती है जो कि बहुत बड़ी कोई बात घटी हो। अब कोई बड़ी बात तो हमारी लाइफ में भी घट सकती है कि हमने किसी को खो दिया, हमने एक्सीडेंट हो गया तो उसमें अपना कोई बॉडी पार्ट खो दिया, या बहुत सारी चीज़ें, या कोई खुशी की बात भी जो एक हिस्टोरिकल रह गई हमारे माइंड में कि हाँ यार मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई थी। ठीक है, वैसे ही हर टॉपिक की होती है। बट इन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, इन सब की जो है ना हिस्ट्री नहीं होती है, इन सब का एक तरीके से पास्ट होता है। जैसे हम सब का होता है वैसे ही इन पॉलिटिकल साइंस सब चीज़ों का पास्ट होता है। हिस्ट्री एक अलग टॉपिक है, एक अलग सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में भारतीय राजनीतिक विचारक के स्रोत पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए, मतलब ये सारे फिलोसफर कहाँ से आए। इसके अलावा भारत की संस्कृति और क्षेत्रीय अवधारणा, भारतीय राजनीतिक विचार की विशिष्ट विशेषताएं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ समझने की है कि भारतीय विचारक जो है राजनीतिक विचारक, वैसे तो आप शुरू से वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ते हुए आए हो या फिर इन फ्यूचर वेस्टर्न थिंकर पढ़ोगे। बट एक चीज़ याद रखना कि पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है ना वो सुकरात से भी पहले इंडिया में हो चुकी थी। बट इन इंडिया रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स ओवरऑल इंडिया नहीं, वो सॉरी ओवरऑल वर्ल्ड फेमस नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब जब आप इन लोगों की पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ जी पॉलिटिक्स बहुत पुरानी चीज़ है। नाम सुकरात का होता है द फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम पे। हालांकि फादर ऑफ पॉलिटिक्स सुकरात ही है, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो कि सुकरात के टाइम के या सुकरात से पहले के भी रह चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी से भी पहले का, या मतलब सुकरात के पैदा होने से पहले के। ठीक है, फर्स्ट यूनिट मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं फिर। यूनिट 2 है मनु। भाई साहब मनु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनु की स्मृति आपको पढ़नी है, मनु का सोशल लॉ कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस पढ़ना है। मनु की स्मृति हिंदू के अकॉर्डिंग चलती है, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे हिंदू पर्सपेक्टिव मनु स्मृति को एक्सेप्ट करते हैं, और मनु स्मृति में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं लाइक कलयुग। ठीक है, अब कलयुग की बात करते हैं, तो कलयुग चल रहा है अभी, मतलबी लोग हो गए हैं और किसी में इंसानियत नहीं बची है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें कलयुग की निशानियाँ साबित हो रही हैं। मनु ने सेकंड सेंचुरी में उस कलयुग को मनुस्मृति में लिखा था कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब लोग मतलबी हो जाएंगे, एक दूसरे को पूछना बंद कर देंगे, प्रॉपर्टी के लिए अपने को ख़त्म करने लगेंगे। ये सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ मतलब ऑलरेडी वो सब कुछ लिख कर जा चुके हैं, जो उनको पता था कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। आज के हालात देख लो, अपने अपनों में ही प्रॉपर्टी को लेकर बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं कि भाई साहब भाई कोई प्रॉपर्टी लेकर हड़प ली, कुछ कर ली। तो वो सारे मनुस्मृति में ऑलरेडी एक ऑप्शन सॉरी एक चीज़ रखी गई, बताई गई कि इसके अलावा जो उन्होंने सामाजिक कानून और न्याय की अवधारणा बताई है उसके बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे। जस्टिस इनके अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज़ रही है, इन्होंने कहा कि भाई लेने पे देना वाली बात है, कहते हैं ना कर्मा,
अगर आप रिलीजन में बिलीव नहीं रखते हो, फिर भी आप कर्मों में बिलीव रखते हो कि यार इसने जैसा करा ये वैसा भुगतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसने जैसा करा वैसा इसको भुगतना। कहते जो बोया वो काटा, अब तुमने अच्छा बोया तो अच्छा काटोगे, बुरा बोया तो बुरा काटोगे। मनुस्मृति में या फिर मनु ने इस टॉपिक के बारे में भी डिस्क्राइब करा है कि जस्टिस अगर आप एज अ रिलीजन पर्सपेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके कर्म आपको न्याय दिला देंगे, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तीसरे हमारे बृहस्पति, स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस, इंटरस्टेट रिलेशंस। बृहस्पति का राजकाज न्याय और अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ने हैं। बृहस्पति ने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते, अपने थॉट्स नहीं दे सकते, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हिंदी ले लो, हिंदी भाषा इस टाइम पे बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चल रही है। कैसे, क्यों, यहाँ पर बोली जाती है, ये हम लोगों की मातृभाषा, ये इजी है। बट हिंदी और कोरियन और हिब्रू वर्ल्ड टफेस्ट लैंग्वेज में गिने जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बाहर के लोग सीख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। बाहर अनलिमिटेड कोचिंग्स खोल दी गई हैं हिंदी सिखाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो बृहस्पति ने एक इंटरनेशनल रिलेशंस बताया कि हम लोगों को एक दूसरे की चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जुड़ना ज़रूरी है। यूनिट 4 शुक्र और उसाना की है। शुक्र ने नीति की प्रामाणिकता पर चर्चा करी है। शुक्र नीति के राज्यत्व और राज्य कला की अवधारणा के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखो जी, इनका मतलब ये है कि डिबेट इन्होंने रख दी है एक ऐसे टॉपिक पर कि स्टेट पर, मतलब स्टेट इन द सेंस इन पॉलिटिकल लैंग्वेज स्टेट कंट्री को बोलते हैं, राइट। तो कंट्री को इन्होंने यहाँ पर एक डिबेट के तौर पे रख दिया कि यार ओवरऑल कंट्री में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम इनके टाइम पर जाएं तो राजा महाराजा का शासन था ना, गवर्नमेंट तो नहीं थी। अब कोई जगह हड़पने के लिए, कोई जगह हड़पने के लिए, कोई कहीं का शासन करने के लिए, कोई आधा इंडिया संभाल रहा था, कोई आधा इंडिया। तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को शुक्र और उसाना ने बताया है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। यूनिट 5 हमारी कौटिल्य, वेरी इंपॉर्टेंट कंपलसरी क्वेश्चन इस यूनिट में से आएगा। थ्योरी ऑफ स्टेट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन सब फिलोसफर्स का ना पहले आपको परिचय लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपको इनका जो इनका इंट्रोडक्शन है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कितने वर्ष में पैदा हुए, क्या क्या कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखनी होंगी। वो जब मैं आपकी क्लास लूँगी देन आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में कौटिल्य का यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यूनिट 6 अगनसुत्ता की है, दीगर निकाय, थ्योरी ऑफ किंगशिप। इन्होंने राज्यत्व के सिद्धांत, इन्होंने कहा कि राजा एक ऐसा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, कि उसको जनता के साथ घुला मिला होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जनता के साथ खेले वो रिंगा रिंगा रोज, ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जनता की बात को समझे, जनता की बात को रखे और अपनी बात भी मनवा सके, ठीक है। ऐसा होना चाहिए ओवरऑल पूरा। अगर हम देखें पुराना सारा, तो इसमें मुगल काल में एक हमारे राजा थे जिनका नाम था अकबर, जलालुद्दीन अकबर। उनको इस गिनती में रखा जाता है, जितने फिलोसफर्स हैं उनको इस गिनती में रखते हैं। पहली बात, उनको न्याय का फरिश्ता बोला जाता है कि उन्होंने बहुत न्याय दिया सब लोगों को। उन्होंने तीर्थ यात्रा फ्री कर रखी थी, हज यात्रा फ्री कर रखी थी। अपनी जनता से वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कि उनकी शासन में कोई मार कटाई धड़ाई कुछ थी ही नहीं। हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत ज़्यादा मिलकर रहा करते थे, आज भी रहते हैं, पर उस टाइम पर ऐसा था कि पता ही नहीं लगता था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। और वो बहुत ज़्यादा जलालुद्दीन का, जलाल का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा गुस्से वाले थे कि किसी भी बात पे उनकी सिर्फ सजाए मौत होती थी सामने वाले के लिए, और कुछ नहीं था, वो कोई और सज़ा रखते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड अगनसुत्ता ने जो राज्यत्व का सिद्धांत पढ़ाया है, थोड़ा सा मैंने आपको मतलब मुगल काल का एग्जाम्पल दिया है, वो 15वीं सेंचुरी की बात है, अगनसुत्ता बहुत पीछे की बात है, ठीक है। ये बात याद रखना, कभी आप बाद में बोलो कि मैम मुगल के बारे में तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तिरुवल्लुवर है जिन्होंने नैतिक लाइफ के बारे में, नैतिक जीवन के मतलब मोरालिटी, इन्होंने बोला कि लाइफ में मोरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एथिक्स, आपके एटिकेट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके एटिकेट्स बताते हैं कि आप किस घर से बिलोंग करते हैं, आपकी ज़बान बताती है, आपकी नीयत भी बताती है,
ठीक है, कि मतलब अभी आप ये बोलोगे मैम बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग भी बहुत बेकार होते हैं, वो उनकी संगत की वजह से, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनमें वो एटिकेट्स, वो चीज़ें होती ही होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप आ जाओ नेहरू और गांधी के टाइम पे। नेहरू का स्टार्टिंग से आप जानते हो नेशनल कांग्रेस उनके फादर ने कंटिन्यू रखा, ठीक है। अब नेहरू का टाइम आया, अब भाई थे तो एक पहुँचे हुए लोग ही ना, अच्छे घराने के, अच्छे खानदान के, अच्छी फैमिली के, है ना। तो नेहरू बेशक वाइन पीते थे, सिगरेट पीते थे, विमेंस के साथ रहते थे, कुछ भी था, बट वो उनकी अपनी एक शान थी, वो उनकी एक शान थी कि हाँ यार मेरे घराने में ऐसा ही होता है, अच्छे ऊंचे घरानों में, और बहुत शान से पीना, सिगार पीते थे वो, सिगरेट नहीं पीते थे बहुत। तो वो अब आदतें तो बुरी ही है ना, पर फिर भी उनके ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ यार ये एक अच्छे ख़ानदान का आदमी है जो ऐसे शेरवानी वगैरह पहन के रहता है हर वक्त, और हाथ में सिगार रखता है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये नैतिक जीवन, ये मैं आपको प्रेजेंट का या फिर थोड़े से पीछे का कंटेम्प्रेरी टाइम के एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपको मोरालिटी पढ़नी है, और पॉलिटिक्स में मोरालिटी कैसे होती है वो पढ़नी है, बस वरना पढ़ना है, इसका ज़्यादा डीप नहीं जाना है। इस पर क्वेश्चन भी बहुत रेयर ही आता है, बट मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। यूनिट 9 है आदि शंकराचार्य, इनका अद्विता पढ़ना है। यूनिट 10 है अबुल फजल का मोनार्की सिस्टम। यूनिट 11 है लास्ट आपके कबीर और गुरु नानक देव जी का समन्वयवाद, ठीक है। ये दोनों हमारे मिडिवल टाइम के आ गए, मतलब ये जो लास्ट के है ना अबुल फजल, ये सारे मिडिवल टाइम के हैं, और वो अगन सुत्ता तक के सारे पुराने टाइम के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एंशियंट और मिडिवल दोनों पढ़ने हैं। सो होप सो कि आप लोगों को सिलेबस में कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ आ गया हो। डीपली इसलिए डिस्क्राइब किया ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।